नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेंद्र देव। स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं मैं। और वो विषय जुड़ा हुआ है बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षा मित्रों से और अनुदेशकों से। इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत खास था। बड़ी बेसब्री से ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। उनको यह लग रहा था कि आज योगी सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग है, प्रस्तावित है, इसमें एक प्रस्ताव उनके मानदेय वृद्धि से जुड़ा होगा। ऐसा सोचने के पीछे कुछ समाचार पत्रों, कुछ समाचार स्रोतों की रिपोर्ट थी जिसमें यह कहा गया था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए महीना कर दिया जाएगा और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 22,000 रुपए महीना कर दिया जाएगा। ये अभी फिलहाल क्रमशः 10,000 और 9,000 है। इसलिए शिक्षा मित्र और अनुदेशक बेसब्री से आज की कैबिनेट मीटिंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो निकल कर आया इस कैबिनेट मीटिंग के समाप्त होने के बाद वो बेहद निराशाजनक है। कैसे, क्या हुआ आज की कैबिनेट मीटिंग में, कौन कौन से प्रस्ताव थे, क्या ऐसा कोई प्रस्ताव था भी कि नहीं था, इस सब पर अब हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसके लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथी, मेरे मित्र अवनीश विद्यार्थी जी, जो कि बहुत पैनी निगाह रखते हैं कैबिनेट की मीटिंग्स पर, उसके लिए तैयार होने वाले प्रस्तावों पर, उसके पहले के वर्कआउट पर और उसके प्रभावों पर। स्वागत है आपका अवनीश। धन्यवाद राजेश जी। ये बताइए कि मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या कहीं आपके पास जानकारी थी कि आज की कैबिनेट मीटिंग में इस प्रकार का मानदेय वृद्धि का कोई प्रस्ताव आ सकता है? नहीं देखिए, आप जो सोर्सेज आपके थे वही सोर्सेज हमारे लिए भी हालांकि चौंकाने वाले थे, क्योंकि जो बात हम और आप लगातार सोशल मीडिया पर कह रहे थे, खासतौर पर एक बड़ा ऐसा वर्ग जो शिक्षा मित्रों के साथ, अनुदेशकों के साथ, इनके पूरे तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, उसने इस खबर को प्रमुखता से सामने रखने की कोशिश की सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं हैरान इस बात को लेकर के था राजेंद्र भाई कि अभी तो कुछ दिन पहले ही विधानसभा का सत्र था, महज कुछ घंटों पहले, कुछ दिनों पहले। और उस सत्र में जब सरकार ने ये कहा है कि वो ऐसा कुछ विचार ही नहीं कर रही है, तो अचानक सरकार 2 दिन में विचार करेगी, अचानक तीसरे दिन कैबिनेट में प्रस्ताव आ जाएगा, ये संभव नहीं था। हो हम्म। सकता है कि सरकार इस बात को लेकर के अंदर खाने में कोई तैयारी कर रही हो। तैयारी हमेशा रहती है, तैयारी कई सारे विकल्पों पर रहती है। तैयारी इस विकल्प पर भी रहती है कि कभी किसी को रेगुलर करना हुआ तो क्या करना पड़ेगा। तैयारी इस बात की भी होती है कि अगर किसी तरीके से किसी का मानदेय बढ़ाना होगा तो क्या करना होगा। लेकिन हम्म। राजनीति में और खास तौर पर सरकारों के फंक्शन में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो है टाइमिंग। टाइमिंग के बगैर कुछ नहीं होता। नहीं तो टाइमिंग अभी नहीं थी या टाइमिंग अभी आगे आ सकती है? टाइमिंग तो बिल्कुल अभी नहीं थी, क्योंकि अभी ना कोई चुनाव है, न कोई हम्म। मुसीबत सरकार के ऊपर है, न सरकार को भी कोई आंकड़ा देने की आवश्यकता है। जो हम्म। मुसीबतें, जो परीक्षाएं थी सरकार की, वो सब बीत चुकी हैं। जी। अब अगले 1 साल तक सरकार बहुत स्मूथ फंक्शन करने वाली है। बहुत सारे उनके जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट, अभी कई सारे उनके घोषणा पत्र के वादे हैं जिनको अमली जामा पहनाना है उनको, और उनमें अच्छा खासा अमाउंट खर्च होना है। तो अच्छा, सरकार आप ये कह रहे हैं मानदेय 2.5 गुना कर आप ये देगी कह रहे हैं या उनका समायोजन कर देगी, अभी मुझे हम्म, लगता है थोड़ा जल्दीबाजी है। ये बात मुझे भी चौंकाने वाली लग रही थी और मैंने स्पष्ट भी किया था कि अगर अभी थोड़े दिन पहले तक विधानसभा के फ्लोर पर यह बात उठी और उसका उत्तर यह आया कि फिलहाल मानदेय वृद्धि के किसी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं हो रहा है। हाँ, एक बात जरूर थी कि उसमें यह कहा गया था कि इन गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा मित्र जहां जाना चाहे वहां पर अपना ट्रांसफर ले सकते हैं, ये सुविधा सरकार उनको देगी। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था फ्लोर पर ऑन रिकॉर्ड के किसी प्रकार की मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव अभी सरकार के समक्ष नहीं है, उस पर वो चर्चा नहीं कर रहे। नाउ अवनीश भाई, ये तो तय है कि ये बात अभी फिलहाल नहीं होने जा रही। टाइमिंग की जो बात आपने कही है, कई लोगों को ऐसा लगता है, कई विचारकों को, कि सरकार उसी टाइम की तलाश कर रही है, उसी मुफीद वक्त की तलाश कर रही है। और वो मुफीद वक्त तब होगा जब ये साइजेबल चंक की अच्छी खासी संख्या वोट करने जाएगी और इससे सरकार की सेहत पर या बनने वाली सरकार की सेहत पर या
चुने जाने वाले लोगों पर फर्क पड़ सकता है। तब तो इस हिसाब से 2027 की तरफ देखें हम। नहीं, कम से कम 2025 तो आप नहीं देख सकते राजेंद्र भाई। और उसकी वजह यही है कि सरकार एक साथ ही ढेर सारे लॉलीपॉप्स जो है ना, वो एक ही व्यक्ति को नहीं देती है, और या किसी एक वर्ग को नहीं देती है। अगर सरकार ने हम्म। मन बनाया है, जो कि घोषणा की बेसिक शिक्षा मंत्री ने, कि जून जुलाई के महीने में जो उनके ट्रांसफर्स की पॉलिसी है वो लाई जाएगी, जो अब तक नहीं थी। यानी उनका जहाँ चयन होता था वहीं उनको कार्य करना होता था, क्योंकि उनका चयन स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर हुआ होता था। तो उसके हम्म। बाहर उनके उनके तबादले नहीं हो सकते थे। तो इस नाते उनको एक लॉलीपॉप ये दिया जा रहा है कि उनका समायोजन यानी आसपास कहीं भी हो सकता है। खासतौर पर उसमें महिलाएं प्रभावित थी, क्योंकि लड़कियां बच्चियां जिनका विवाह हो गया, विवाह के बाद वो अपने ससुराल चली गई, या उनके पति का तबादला हो गया, वो किसी सरकारी सेवा में है, तो ये तमाम परिस्थितियों के नाते उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये दिक्कतें हम्म। हैं, के समय ये मुद्दे नहीं थे। और आपको ही पता है कि कल्याण सिंह सरकार शिक्षा मित्रों की योजना लेकर के आई थी, और उसके बाद फिर समय के साथ उस वक्त मानदेय तो बहुत मामूली हुआ करता था। फिर धीरे धीरे क्रमशः चीजें हम्म। आगे बढ़ी, अखिलेश यादव की सरकार आई, और अखिलेश यादव ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी शिक्षा मित्रों को समायोजित कर दिया। अब हम्म। उनकी तनख्वाहें आने लगी, अच्छी खासी उनकी सैलरी हो गई, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए तक सैलरी मिलने लगी। और अचानक उसके बाद फिर जो है एक कदम पीछे हटाने पड़े सरकार को। फिर से उनका जो समायोजन था वो रद्द हुआ सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद फिर उनकी स्थिति जस की तस हो गई। तो मानदेय हम्म। वापस घर करके वहां आ गया। अब चुनौती उनके सामने ये है कि वो अपना घर कैसे चलाएं, परिवार कैसे चलाएं, महंगाई के इस दौर में अपना जीवन कैसे चलाएं। और इसीलिए बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे भावनात्मक संदेश, भावनात्मक घटनाक्रम आपके हमारे सामने आते हैं, जिनमें आत्महत्या का विषय आता है, जिसमें तरह तरह की जो है आर्थिक विपरीत परिस्थितियों की स्थिति आती है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, अपना कार्य कुशलता से नहीं कर पाते, ये तमाम परिस्थितियां आती हैं। अच्छा, एक चीज जो बात समझ में नहीं आती और जो मुझे भी हैरान करती, कि सरकार काम तो इनसे उसी तरह लेती है जैसे सरकारी शिक्षकों से लेती है, जिनकी तनख्वाह मोटी मोटी यानी करीब 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह है। काम उनसे, शिक्षा मित्रों से, अनुदेशकों से बराबर लिया जाता है, उसी स्तर का काम लिया जाता है। तो यहां पर कॉर्पोरेट जैसा सिस्टम क्यों नहीं लागू किया जाता है? आप जितनी तनख्वाह देते हैं उसी तरह का काम ले लीजिए, ताकि वो किसी और काम काज को करने के लिए तो कम से कम मुक्त हो। अगर उनकी नौकरी परमानेंट नहीं है, तो उनसे उम्मीद भी परमानेंट नहीं होनी चाहिए। हम्म। या तो बिल्कुल आप ठीक उनको कहा नौकरी आपने। परमानेंट दीजिए, तो आप उम्मीद भी परमानेंट रखिए, 24 घंटे उनको ऑक्युपाई रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके पोषण का, उनके संरक्षण का, उनके पेंशन का, उनके बच्चों के परिवार के मेडिकल हेल्थ का अगर आप ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपको उनको इसके लिए आजाद करना चाहिए, ताकि अगर वो अपना कोई व्यवसाय करना चाहें, कोई काम करना चाहें, तो उसके लिए भी समय दे पाए स्वतंत्रता पूर्वक। अब ये आप बात उनसे आपने वोटर इतनी लिस्ट भी महत्वपूर्ण बनवाएंगे, कही है। आप उनसे जनगणना भी करवाएंगे, उनसे आप हम्म। मतदान भी करवाएंगे, तो काम नहीं हाँ, चलेगा। यही बात अलग अलग माध्यमों से शिक्षा मित्र कहते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स पे रखते हैं, कभी कभी सोशल मीडिया पर मुझे या जो उनके दूसरे उनके बारे में सोचने वाले पत्रकार हैं उनको टैग करके लिखते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। वो यही कहते हैं जो आप कह रहे हैं कि या तो आप हमें उस हिसाब से तनख्वाह दें जैसे कि रेगुलर शिक्षकों को आप देते हैं, चूंकि हमसे काम आप वैसा ही लेते हैं, या फिर ये स्पष्ट कर दे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम लोग दूसरा मार्ग ढूंढें। ये दोनों ही बातें नहीं हो रही हैं, और ये दोनों बातें कोई एक दो साल से नहीं, अवनीश भाई, ये लंबे समय से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। स्टेटस क्वो बना हुआ है, इसका कोई अंत डेढ़ दिखता दशक से नहीं। ज्यादा का वक्त हो गया राजन जी, डेढ़ बिल्कुल। दशक का वक्त हो चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा, और निराशा उनकी बढ़ती जा रही है। कई बार तो इतने दुख भरे वो संदेश लिखते हैं अपने, उनके जो शब्द होते हैं इतनी पीड़ा में डूबे होते हैं कि समझ में नहीं आता उस पर क्या लिखा जाए और क्या कहा जाए। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। 10,000 रुपए में कोई कैसे गुजारा करेगा? 9,000 रुपए में कोई इस महंगाई में कैसे गुजारा करेगा? ये बात समझने के लिए कोई विद्वान होने की तो आवश्यकता है नहीं, अर्थशास्त्र का। इसके लिए कोई पॉलिसी मेकर बनने की जरूरत नहीं है, ये मोटी मोटी बात है, सबको समझ में आती है। लेकिन जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है? अभी अभी इसी बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि ये जो आयुष्मान की जो योजना है इसके तहत हम शिक्षा मित्रों को रखेंगे। इसका मतलब ये जो अभी आप कह रहे थे कि सरकार को और सरकारी मशीनरी को इनकी तकलीफ का या इनका अंदाजा है, बखूबी है, बखूबी पता है
कि दिक्कत कहां पर है, तकलीफ कहां पर है और किस वजह से। तभी आयुष्मान योजना की बात आई, उसमें सम्मिलित करने की बात आई। लेकिन क्या यह समाधान है जो दिया गया? जवाब है नहीं। खैर बहरहाल, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं, आप जिस टाइमिंग की बात कर रहे थे, आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति और इस प्रकार की सरकारी योजनाओं के बनने को बहुत नजदीक से देख रहे हैं अमीश भाई। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में 2027 से पहले कोई गुंजाइश बन सकती है? नहीं, देखिए, मानदेय बढ़ाने की जहां तक बात है राजेंद्र भाई, 100% मुझे लगता है कि 2025 के आखिरी में या 26 का जब बजट आ रहा होगा तो सरकार इसको लेकर के फैसला ले सकती है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, सरकारें किससे डरती हैं? सरकारें डरती हैं चुनाव से, चुनाव परिणामों से, और उससे पहले जो भयंकर एक माहौल बन रहा होता है उससे। 2024 का चुनाव एक ऐसा माइलस्टोन था जो कहीं ना कहीं इनके लिए उम्मीदों भरा हो सकता है। 2024 के चुनाव में अगर आपने देखा तो विपक्ष की रैलियों में बहुत सारे ऐसे होर्डिंग बैनर लिए हुए, खासतौर पर शिक्षा तंत्र से जुड़े हुए, जो इस तरीके से जो नियोजित गैर नियोजित जो शिक्षक हैं या उनका जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई पड़ा था अपनी मांगों को लेकर के। और ये वाजिब मांगे थी। उनको भी पता है कि राजनीतिक तंत्र जब तक अपना पॉलिटिकल विल पावर नहीं दिखाएगा तब तक उनके मसले को लेकर के कोई व्यापक हल नहीं निकल पाएगा। अगर आप डॉक्टर्स को समायोजित कर करके संविदा पर रख करके 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तनख्वाह दे सकते हैं, तो शिक्षा मित्रों को आप क्यों नहीं संविदा पर रख सकते हैं? आप हम्म। अगर उनको संविदा पर भी रखते हैं तो उनकी एक अच्छी तनख्वाह क्यों नहीं तय कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जो आदमी आज से जमाने भर पहले, 2 दशक, 2.5 दशक पहले 2,500 रुपए में काम कर चुका है, तो उसकी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत क्या है? अगर उसको विकल्प होता तो अब तक दूसरी नौकरी तलाश चुका होता। अब जो शिक्षा मित्र बने 2000 कल्याण सिंह की सरकार के समय, उन शिक्षा मित्रों की उम्र का अंदाजा कराइए। अब उनकी उम्र का अंदाजा ये है कि उनकी उम्र 40, 45, 48, 50, 55 के आसपास उनकी उम्र पहुंच चुकी होगी। उनके पास विकल्प क्या है? एक कोशिश की हम्म। गई कि भाई टीटी की परीक्षा पास कर लो, जो वैकेंसी आती है उसमें आपको समायोजित कर लिया जाएगा। तो ये बात तो बहुत सारे लोगों के ऊपर अगर हो जाए तो बड़े बड़े सामान फेल हो जाएंगे। मतलब अगर आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारियों को ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाए कि भाई साहब, हम आपको आगे तब बढ़ाएंगे जब आपको दोबारा इम्तहान देना पड़ेगा, हम्म। तो इन्हीं बच्चों हम्म। के लिए, इसी व्यवस्था के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसी बनाने वाले कितने इम्तहान पास करेंगे? तो सबसे बड़ी हम्म। बात है कि फेयर ग्राउंड नहीं है। फेयर ग्राउंड नहीं होने के हम्म। नाते जो बाबू तय करते हैं वो हो जाता है। बाबू सरकारों के कान में ये मंत्र देते हैं कि देखिए भाई, वोट चाहिए ना, चुनाव नजदीक आएगा तो कोई फैसला ले लिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हम्म। छुट्टी वाला, कोई ऐसा ही समायोजन वाला, यानी वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला, कोई ऐसा लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर कम से कम माहौल नरम हो जाएगा। लोग ये नहीं कह पाएंगे कि देखिए भाई, आप हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं।